सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 29 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न ये रहा आपके सामने कि अभी हाल ही में पहली बार मना रहे हैं पहला अंतरराष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस, ये कब मनाया गया? तो इसका सही उत्तर होगा 21 अप्रैल को। तो इसीलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार मना रहे हैं। अभी 21 अप्रैल 2026 को ही हमने पहली बार दुनिया भर में ये अंतरराष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस, अंग्रेजी में बोलोगे तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन इंडस्ट्री के रूप में मनाया। मनाने का मकसद जो उद्योग है उसमें महिलाओं के योगदान को पहचान देना और पुरुष और महिला बराबरी को यानी कि जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा देना। अच्छा, बात करें इस दिवस की थीम क्या है। थीम इंपॉर्टेंट रह सकती है औद्योगिक विकास में महिलाओं के नेतृत्व का उत्सव मनाना, सेलिब्रेटिंग वुमेन्स लीडरशिप इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अच्छा, ये भी जान लो 21 अप्रैल को ही क्यों मना रहे हैं, क्योंकि 21 अप्रैल 2009 को यूनिडो, ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, तो इसकी पहली जेंडर नीति, जेंडर पॉलिसी लागू हुई थी। उसी के उपलक्ष्य में इस तारीख को चुना गया है 21 अप्रैल की तारीख को। तो आपको याद क्या रखना है, दो बातें याद रखनी है सिंपल सा। हम जो ये पहली बार अभी अंतरराष्ट्रीय महिला उद्योग दिवस मना रहे हैं, कब मना रहे हैं ये प्रश्न आ जाएगा तो 21 अप्रैल को, और या तो थीम आपसे पूछ लेगा। अब आप देखोगे अप्रैल में बहुत सारे दिवस हमने मनाए। जब भी दिवस वाला प्रश्न आता है मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। आज मैं आपको रिवाइज नहीं कराऊंगा। आज आप वीडियो को पॉज करो और खुद से कोशिश करो कि अप्रैल के जो जो इंपॉर्टेंट डेज आपको याद है उनको कमेंट बॉक्स में लिखने की, और देखो कि वास्तव में आपको याद भी है या नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक काम जरूर करूंगा, महिलाओं से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट डेज होते हैं एक बार एक साथ मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखो, एक अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस हमने पढ़ा है 8 मार्च को होता है, जबकि राष्ट्रीय महिला दिवस जो भारत में मनाते हैं वो 13 फरवरी को होता है। एक इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, ये होता है 11 फरवरी को। एक होता है कूटनीति में अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन इन डिप्लोमेसी 24 जून को। एक होता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस 10 मार्च को। एक होता है अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को। और साथ में ये भी याद रखना कि महिला उद्यमिता दिवस, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप डे, ये 19 नवंबर को होता है। ठीक है, तो महिलाओं से संबंधित हैं ये सारे दिवस, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में मेहर बाबा प्रतियोगिता 3, इसको किसने शुरू किया? तो सही उत्तर होगा भारतीय वायुसेना ने। तो अभी हमारी इंडियन एयरफोर्स ने मेहर बाबा कंपटीशन 3 मतलब ये इसका तीसरा संस्करण है और इसको अभी शुरू किया इन्होंने। मतलब ये एक प्रतियोगिता है जिसमें कंपनियां, स्टार्टअप, कॉलेज और रिसर्च संस्थान ये हिस्सा लेते हैं। मतलब एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपटीशन है। और इस बार का जो तीसरा संस्करण है, इनको क्या थीम दी गई, मतलब इस बार इनको क्या बनाने को दिया गया? तो इनको ड्रोन से झुंड, जिसे हम स्वार्म ड्रोन कहते हैं, झुंड में जब ड्रोन आते हैं तो स्वार्म ड्रोन, तो उससे रडार सिस्टम इनको बनाना है। मतलब कई छोटे छोटे ड्रोन मिल करके काम करेंगे या आसमान में उड़ करके दुश्मन के विमान या मिसाइल को ढूंढेंगे और उनकी जानकारी, उनकी लोकेशन ये कंट्रोल सेंटर को भेजेंगे। तो इस तरह से हमने एक लाइन में क्या बोला, स्वार्म ड्रोन से रडार सिस्टम बनाना है। इससे पहले के जो संस्करण हुए थे, पहला और दूसरा संस्करण, उसमें आपदा राहत के लिए ड्रोन, एयरपोर्ट पर कचरा पहचानने वाले ड्रोन जैसे प्रोजेक्ट बनाए गए थे। अच्छा, जिनके नाम पर यह प्रतियोगिता है मेहर बाबा, वे कौन थे? तो वो इंडियन एयरफोर्स के ही एक अधिकारी थे, मेहर सिंह उनका नाम है, और वे इंडियन एयरफोर्स के पहले अधिकारी थे महावीर चक्र पाने वाले। तो उन्हीं के नाम पे इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इंडियन एयरफोर्स की बात कर लें तो इसकी जो स्थापना है 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी, उस समय रॉयल इंडियन एयरफोर्स के रूप में। फिर आज़ादी के बाद यानी कि 26 जनवरी 1950 को ये इंडियन एयरफोर्स बन गई। वर्तमान में अगर बात करोगे हमारे एयर चीफ मार्शल कौन है, तो अमरप्रीत सिंह है। अच्छा, अभी नए वाइस चीफ भी बन गए थे इसी साल की स्टार्टिंग में, नागेश कपूर इनका नाम है। और एयरफोर्स डे हम 8 अक्टूबर को मनाते हैं। मोटो होता है टच द स्काई विद ग्लोरी। और इंडियन एयरफोर्स को टोटल 7 कमानों में बांटा गया है। आप देख सकते हो कौन कौन सी कमान कहाँ पर है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स से संबंधित कुछ और प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो अभी भारतीय वायुसेना की दक्षिणी वायु कमान ने अभी लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप समूह में कलारी लीप नाम से एक समुद्री अभ्यास का आयोजन किया था। एक पॉइंट ये याद रखना कि अभी मोदी जी ने असम के डिब्रूगढ़ में एक नेशनल हाईवे पे इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया था, और ये पूर्वोत्तर भारत में अपनी तरह की पहली आपातकालीन लैंडिंग सुविधा। और अभी भारतीय वायुसेना ने एक नई स्वदेशी परियोजना वायु बाण परियोजना भी शुरू की है। ठीक है, तो भारतीय वायुसेना से ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखना। बाकी ब्रह्मास्त्र युद्ध अभ्यास का आयोजन तो अभी भारतीय सेना ने किया था राजस्थान के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे अभी हाल ही में हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल ने, ये कंपनी है, इसने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट कहां पर शुरू किया?
तो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल में। तो हिमाद्री स्पेशलिटी कंपनी नामक जो कंपनी है, इसने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट शुरू किया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के माहिस्त्रीक्री नामक स्थान है वहां पर। अब आप पूछोगे कि ये एनोड मटेरियल जो प्लांट है ये क्या है। देखो, एनोड मटेरियल क्या होता है? ये बैटरी होती है, उसका एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है, क्योंकि इसी से बैटरी चार्ज होती है और अपने अंदर पावर स्टोर करती है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मतलब इसके बिना जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है वो बेकार है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बैटरी के बिना बेकार है और बैटरी इसके बिना बेकार, क्योंकि इसी की मदद से जो बैटरी है वो चार्ज होती है और अपने अंदर पावर स्टोर करती है। और इसी का प्लांट अभी ये भारत का पहला है, इसी का प्लांट भारत में लगाया गया है। कहां पर? पश्चिम बंगाल में। किस कंपनी ने लगाया? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल कंपनी। तो इन्होंने कहा कि शुरुआत में ये जो प्लांट है हर साल 200 मैट्रिक टन का उत्पादन करेगा, और कंपनी ने कहा कि जो भी वो उत्पादन करेगी, जो भी वो प्रोडक्शन करेगी, उसका 70% अमेरिका और यूरोप जैसे देशों में एक्सपोर्ट करेगी, निर्यात करेगी। अभी तक क्या होता था, भारत इस तरह का जो भी मटेरियल है वो हम ज्यादातर बाहर से ही मंगाते थे, लेकिन अब इसे भारत में ही बनाया जाएगा, तो इससे देश आत्मनिर्भर बनेगा। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को और बैटरी इंडस्ट्रीज को बहुत फायदा मिलेगा। आप पूछोगे ये कंपनी कहाँ की है? हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल। इसी के बारे में बता दूं, स्थापित हुई थी ये 1987 में। इसका मुख्यालय आपको कोलकाता पश्चिम बंगाल में मिलेगा, इसलिए पश्चिम बंगाल में ये प्लांट बना रही है। ये मुख्य रूप से कार्बन सामग्री, कार्बन मटेरियल और केमिकल्स के निर्माण का काम करती है। ठीक है, तो प्रश्न में मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अब इसी तरह से कुछ प्लांट्स, कुछ संयंत्र जो न्यूज में थे, मैं आपको वो करवाता। हमने पढ़ा था भारत का पहला सुपर कैपेसिटर संयंत्र, इसका अनावरण किया गया था केरल के कन्नूर में। भारत का पहला ऑयल पाम प्रोसेसिंग प्लांट कहां पर खुला? अरुणाचल प्रदेश में। उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहां पर खुला? हरियाणा में। बायो सीएनजी संयंत्र वाला भारत की पहली आधुनिक गौशाला लाल टिपारा गौशाला का उद्घाटन किया गया था ग्वालियर में। अपना अंतिम कोयला बिजली संयंत्र प्लांट बंद करने वाला G7 देश बना था इंग्लैंड। भारत का पहला कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल पायलट प्लांट कहां पर बनेगा? पुणे में। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनेगा हिमाचल के दबोटा में। और देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र जिसका नाम है सृजनम, ये कहां पर शुरू हुआ? एम्स दिल्ली में। भारत का पहला पीपीपी ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट बनेगा इंदौर में। भारत का पहला गैलियम नाइट्राइड आधारित सेमीकंडक्टर प्लांट किस राज्य में बनेगा? छत्तीसगढ़। और टाटा कंपनी और एयरबस, ये फ्रांस की कंपनी एयरबस, ये कर्नाटक के कोलार जिले में भारत का पहला मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर असेंबली प्लांट स्थापित करेंगे। देश का पहला पूर्णतः स्वदेशी रूप से विकसित 50 किलोवाट भूतापीय संयंत्र कहां पर स्थापित होगा? अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में। उत्तर प्रदेश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? गोरखपुर में। भारत ने नोएडा में पहली मोबाइल टेम्पर्ड ग्लास फैक्ट्री का भी उद्घाटन किया था। और एक जापानी कंपनी है TDK कॉर्पोरेशन, इसने लिथियम आयन बैटरी प्लांट का उद्घाटन किया था हरियाणा के सोहना। भारत का पहला बैम्बू बेस्ड बायो रिफाइनरी ये असम के नुमालीगढ़ में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये सभी प्लांट न्यूज में थे, हमने रिवाइज कर लिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किस राज्य के गुंटूर नगर निगम को ऑस्ट्रिया में यूनिडो जैम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? तो गुंटूर कहां पर है? आंध्र प्रदेश। तो इसका सही उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। तो याद रखना भैया, अभी आंध्र प्रदेश के गुंटूर नगर निगम को एक अंतरराष्ट्रीय जैम पुरस्कार 2026 मिला है। कहां पर दिया गया? ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में। अच्छा, इसको ये पुरस्कार क्यों मिला? क्योंकि जो गुंटूर नगर निगम है, इसने एक बहुत अच्छी और एक नई पहल शुरू की। उन्होंने 200 से ज्यादा महिलाओं को ई ऑटो चलाने की नौकरी दी है, और ये महिलाएं घर घर जाकर के कचरा इकट्ठा करती हैं। इसके लिए ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होता है इसका इस्तेमाल करती हैं, जिससे प्रदूषण भी कम होता है। तो इससे फायदा क्या हुआ? महिलाओं को रोजगार और उन्हें आत्मनिर्भरता मिली है, मतलब एक तरह से रोजगार दिया गया। साथ में शहर की सफाई व्यवस्था बेहतर हुई है, पर्यावरण को कम नुकसान हो रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और कचरा प्रबंधन ज्यादा कुशल और आधुनिक हुआ। तो इसी पहल के लिए इनको ये पुरस्कार मिल, मतलब एक साथ दो काम हो गए। देखो, महिलाओं को एक तरह से नौकरी भी मिल गई, चाहे वो कैसी भी नौकरी हो, लेकिन एक तरह से इन्होंने नौकरी दी, और साथ में जो शहर है वो भी साफ सुथरा हो रहा है, कचरे का प्रबंधन किया जा रहा है। अच्छा, ये पुरस्कार दिया किसने? तो यूनिडो, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है, उसी ने दिया है। ये संस्था दुनिया में महिला सशक्तिकरण और उद्योग विकास को बढ़ावा देती है। इसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। इसकी पहले फुल फॉर्म देखो, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है। ये स्थापित हुआ था 1966 में। मुख्यालय इसका मिलेगा वियना, ऑस्ट्रिया में, इसीलिए ये पुरस्कार वहीं पर दिया गया, वियना, ऑस्ट्रिया में ही। और इस संस्था का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन और पर्यावरण स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना,
उसे गति प्रदान करना और उसे बनाए रखना। ठीक है, अब ये आंध्र प्रदेश का है गुंटूर नगर निगम, जिसको ये जेम पुरस्कार मिला। तो आंध्र प्रदेश भी ले चलते हैं आपको, ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। कैपिटल अमरावती हो गई, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। अच्छा बताओ, एन चंद्रबाबू नायडू को अभी एक आध दिन पहले हमने पढ़ा था, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था। बाकी गवर्नर कौन है, एस अब्दुल नजीर है। यहाँ का राजकीय पशु काला हिरण हो गया, पक्षी है तोता, पुष्प है चमेली, वृक्ष है नीम, भाषा है तेलुगु। राजीव गांधी नेशनल पार्क है, पापीकोंडा नेशनल पार्क, श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क है, नागार्जुन सागर टाइगर रिजर्व है, करिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। उगादी फेस्टिवल यहाँ पर होता है, डेक्कन फेस्टिवल होता है, कुचिपुड़ी नृत्य यहाँ का क्लासिकल डांस कुचिपुड़ी डांस है। बाकी नागार्जुन सागर बांध है यहाँ पे कृष्णा नदी पर, श्रीशैलम बांध है कृष्णा नदी पर, पोलावरम बांध है गोदावरी नदी पर, पुलिकट लेक यहाँ पर है, कोल्लेरू लेक यहाँ पर है। कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखें यहाँ से, तो भारत सरकार ये विशाखापत्तनम में एक हाई एनर्जी प्रोटोन एक्सेलरेटर सिस्टम स्थापित करेगी। ये सिस्टम क्या करेगा, थोरियम को यूरेनियम 233 में बदलकर ऊर्जा उत्पादन में मदद करेगा। और पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कोनी को अभी अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में लॉन्च किया गया था। आंध्र प्रदेश के अमरावती में भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटर वैली की आधारशिला रखी गई। पोट्टे श्री रामुलू जी की 58 फीट ऊंची प्रतिमा अभी स्थापित की गई अमरावती में, और इसी को नाम दिया गया स्टैच्यू ऑफ सैक्रिफाइस। भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश, आप जानते ही हो। अभी दिव्यांग शक्ति योजना यहाँ पर शुरू हुई थी, दिव्यांगों के लिए है ये योजना, फ्री में उनको बस यात्रा कराई जाती है। आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य बन गया जिसे प्रमाण सर्टिफिकेट मिला था। किस शहर में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर लॉन्च किया गया, अमरावती आंध्र प्रदेश। और भारत की पहली क्वांटम वैली आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में ही स्थापित की जा रही है। आंध्र प्रदेश से ये सारे पॉइंट से ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में होलोसीन काल का जीवाश्म बिस्तर अभी कहां पर खोजा गया, तो आंसर होगा तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु के थुत्तुकुडी जिले में अभी बहुत पुराने जीवाश्म यानी कि फॉसिल खोजे गए हैं। ये जीवाश्म होलोसीन काल के हैं, मतलब लगभग 8000 से लेके 12000 साल पुराने हैं। ये अभी कैसे मिले, एक्चुअली में 2023 में जो भारी बारिश यहाँ पर हुई थी, जिससे जो ऊपर की मिट्टी है वो बह गई, वो हट गई, और उसके नीचे ये अभी जीवाश्म दिखे हैं। तो यहीं से इसकी खोज हुई है। अब ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, तो इससे हमें ये पता चलेगा कि पुराने समय में कौन कौन से जानवर रहते थे, उस समय का पर्यावरण और जो क्लाइमेट है वो कैसा था। भारत के पुराने जीव जंतुओं के बारे में हमें और भी जानकारी मिलेगी। जीवाश्म आप जानते ही हो क्या होता है, फॉसिल मतलब पुराने समय के जो पौधे होते हैं, जो जानवर होते हैं या छोटे जीव होते हैं, उनके बचे हुए निशान कह दो या उनके अवशेष कह दो, जो जमीन की चट्टानों में दबकर अभी भी सुरक्षित। और याद रखना ये पॉइंट कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, हिंदी में बोलोगे तो जीवाश्म विज्ञान, इंग्लिश में बोलोगे तो पैलेओंटोलॉजी। अब बात तमिलनाडु की है, तो ये रहा मैप में तमिलनाडु। कैपिटल चेन्नई हो गई, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन, और इनकी ऑटोबायोग्राफी है उंगलिल ओरुवन। गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। राजकीय पशु नीलगिरी तहर, पक्षी है एमरोल्ड डोव, वृक्ष है ताड़ का पाम ट्री, पुष्प है ग्लोरियोसा लिली। वैसे सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, मधुमलाई नेशनल पार्क है, गुंडई नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क, मुकुर्ती नेशनल पार्क है, और यहाँ का क्लासिकल डांस भरतनाट्यम है। यहाँ पे 2 न्यूक्लियर पावर प्लांट आपको मिल जाएंगे, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट। तमिल शास्त्र भाषा का दर्जा पाने वाली पहली भारतीय भाषा है, और तमिलनाडु में ही जल्लीकट्टू त्योहार मनाया जाता है। तमिलनाडु के तट को कोरोमंडल तट कहते हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं वो देख लो, पोंगल हो गया, जल्लीकट्टू हो गया, थाईपुसम हो गया, आदि पेरक्कू हो गया, चित्तराई महोत्सव हो गया, हेतायम्मन महोत्सव हो गया। तमिलनाडु के कुछ और करंट अफेयर्स भी रिवाइज कर लेते हैं। डीप टेक स्टार्टअप नीति शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य तमिलनाडु। तमिलनाडु ने नमक्कल जिले के कोल्ली हिल्स में स्थित अरियूर शोला वन में राज्य का पहला डार्क स्काई पार्क स्थापित किया था। तमिलनाडु के ओरियाकुडी के एक सरकारी स्कूल के 13 छात्रों ने 600 ग्राम का विकोसेट 1 नाम से एक मिनी सैटेलाइट बनाया, और इसे हीलियम बैलून के द्वारा 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर इन्होंने सफलतापूर्वक उसे स्थापित किया, लॉन्च किया। तमिलनाडु के मदुरै हवाई अड्डे को भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा देने की मंजूरी दे दी। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट बंदरगाह बना था, वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तमिलनाडु में है। ये स्टैटिक भी बन के आ सकता है। वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह का है, याद रखना, तमिलनाडु में। और एक और कारण से न्यूज में था ये, क्योंकि भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह भी बन गया है ये वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। 2025 का भी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार एक तमिल भाषा के ही लेखक है आर वेरामुथु, उनको दिया गया, याद रखना। अच्छा, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर, ये स्टैटिक प्रश्न आता है, मदुरै में है। मदुरै किस नदी के किनारे है, वैगई नदी के। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में देखो क्या पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला एकीकृत
पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकलिंग प्लांट ये कहां पर स्थापित किया गया? तो आंसर इसका होगा उत्तर प्रदेश में। और किस कंपनी ने स्थापित किया? तो उस कंपनी का नाम है रॉकलिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, और इसने भी उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में, कहां पर? उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद में एक बहुत ही आधुनिक एक रिसाइकलिंग प्लांट शुरू किया है। मतलब यहाँ पर जो पुरानी लिथियम आयन बैटरीज होती है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं, पुरानी जो चुंबक यानी कि मैग्नेट होती है, यहाँ पर उनको दोबारा रिसाइकिल किया जाएगा। और ये इस तरह का भारत में अपनी तरह का पहला ऐसा प्लांट होगा। तो ये प्लांट क्या क्या करेगा मैंने आपको बता ही दिया। जो पुरानी लिथियम आयन बैटरीज होगी उनको रिसाइकिल करेगा, और जो दुर्लभ यानी कि रेयर अर्थ मैग्नेट होंगी उनको भी रिसाइकिल करेगा। जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो वेस्ट होता है उससे जो कीमती धातुएं होंगी वो निकालेगा, बैटरीज को दोबारा इस्तेमाल करने लायक बनाएगा। अच्छा, एक और शब्द यहाँ पे देखने को मिलता है, ब्लैक मास क्या होता है? तो बैटरी को तोड़ने के बाद जो मिश्रित पाउडर बचता है उसे ब्लैक मास कहते हैं, और इससे लिथियम, कोबाल्ट जैसी कीमती चीजें निकाली जाए। तो इस प्लांट के डलने से फायदा क्या होगा? भारत को विदेश से जो कच्चा माल हम मंगवाते हैं वो कम मंगाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ तो हमें यहीं से मिल जाएगा। ई वेस्ट कम होगा, और नई बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो भी कच्चा माल है वो हमें यहीं से मिल जाएगा। और ओवरऑल बात करें तो पर्यावरण को नुकसान कम होगा, क्योंकि उस कचरे से ही काम की चीजें हम बहुत सारी निकाल लिया करेंगे, तो वेस्ट कम बचेगा। जैसे 100 किलो वेस्ट था तो हो सकता है हम 30 किलो यहाँ से ही कम कर ले, 30 किलो का हम माल हमारे इस्तेमाल में कर ले, तो 100 में से केवल 70 किलो ही वेस्ट बचेगा। तो पर्यावरण को कम नुकसान तो होगा लेकिन कम होगा। अब यहाँ पे मैं आपको भारत में पहले से संबंधित कुछ प्रश्न रिवाइज करा रहा हूँ, ध्यान देना। अगर बात करें भारत का पहला नदी किनारे लाइट हाउस, रिवर लाइट हाउस, ये कहां पर बनाया जाएगा, किस नदी के किनारे? तो ब्रह्मपुत्र नदी पे, ब्रह्मपुत्र नदी पर ही नेशनल वाटरवेज 2 है, और इसी के किनारे ये भारत का पहला रिवर लाइट हाउस बनाया जाएगा। किस राज्य में पूछोगे तो असम। फिर पूछा था भारत में पहला ब्रेल लिपि वाला प्रीमियम क्रेडिट कार्ड अभी लॉन्च किया था बैंक ऑफ बड़ौदा कार्ड लिमिटेड ने, बीओबी कार्ड लिमिटेड ने। भारत का पहला आरआरबी को ब्रांडेड रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था त्रिपुरा ग्रामीण बैंक ने। उसके अलावा कर्नाटक सरकार ने बजट में घोषणा की है कि राज्य में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाया जाएगा, और ऐसा करने वाला ये पहला राज्य बन गया। उसके अलावा ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? लक्षद्वीप में। कृष्णमूर्ति वी सुब्रमण्यम शिकागो यूनिवर्सिटी का प्रतिष्ठित एल्यूमिनाई अवार्ड फॉर प्रोफेशनल अचीवमेंट जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री बने थे। आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहां पर लॉन्च किया? बेंगलुरु में। भारत ने लाइसोसोमल स्टोरेज डिसऑर्डर के लिए अपना पहला सरकारी मदद वाला नेशनल बायोबैंक शुरू किया, कहां पर? अहमदाबाद, गुजरात में। 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक बना था बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके अलावा दिल्ली में राजमार्गों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी आधारित एयर टावर स्थापित किया गया है, कहां पर? दिल्ली में। ठीक है, तो ये भारत में पहले से संबंधित कुछ प्रश्न है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में रघु रॉय का भी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आंसर होगा फोटोग्राफी। तो भारत के महान फोटोग्राफर थे ये रघु रॉय, इनका भी 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें भारतीय फोटोग्राफी का एक पिलर माना जाता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1965 में द स्टेट्समैन्स न्यूज़पेपर से की थी। बाद में वो मैग्नम फोटो से जुड़ने वाले पहले भारतीय फोटोग्राफर बने थे 1977 में, और उन्हें खास पहचान भोपाल गैस ट्रेजेडी की उनकी पावरफुल फोटोग्राफी से मिली। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी की जो फोटोज आज हमारे सामने है, जो देख करके दिल दहल जाता है, तो उन्हीं फोटोज से इनको एक खास पहचान मिली थी। और उनके फोटोग्राफी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए भारत सरकार ने 1992 में उनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। उनकी एक बुक भी आई थी जिसका नाम है मदर टेरेसा अ लाइफ ऑफ डेडिकेशन, और 2019 में नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड होता है वो भी इनको दिया गया था। ठीक है, निधन वाला प्रश्न है। कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम मैं आपको बताता हूँ जिनका हाल ही में निधन हुआ। जैसे हमारे पूर्व रेल मंत्री थे मुकुल रॉय, इनका निधन हो गया, पश्चिम बंगाल से थे। और इंटरनेट के ग्रैंडफादर कहा जाता है डेविड जे फार्बर, अमेरिकी थे, उनका निधन हो गया। सूरीनाम के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया, भारतीय मूल के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले अमेरिकी थे जिम वेहटेकर, इनका भी निधन हो गया। आशा भोसले जी का आपको बताइए निधन हो गया, पद्म विभूषण 2008 में, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2001 में, ये सारे पुरस्कार याद रखना। कर्नल सोनम वांगचुक का निधन हो गया, लद्दाख का शेर इनको कहा जाता था। ठीक है, तो ये सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में DPI@2047 रोड मैप अभी किस संस्था के द्वारा जारी किया गया, किसने जारी किया? तो आंसर होगा नीति आयोग ने। तो भैया नीति आयोग ने एक रोड मैप, एक आप कह सकते हो एक नया प्लान तैयार किया है, इसका नाम दिया है DPI@2047। तो इसमें इनका लक्ष्य क्या है? 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की एक बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, इकोनॉमी बनाना। अच्छा, डीपीआई का मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब एक ऐसी डिजिटल सुविधा जो सबके लिए हो। जैसे अभी आधार सबके लिए है और ये यूज होता है पहचान के लिए, यूपीआई का सब इस्तेमाल करते हैं पैसा भेजने के लिए, ये सब डिजिटल है। तो इनसे लोगों की बैंकिंग या सरकारी सेवाएं और पैसे का लेन देन ये आसान हुआ है। तो इसी के तहत अब दूसरे चरण में इनके प्लान का उद्देश्य क्या है? अगला जो प्लान है ये इसका टारगेट लेकर के चल रहे 2025 से 2035 तक। इसमें इनका फोकस रहेगा लोगों को डिजिटल बनाना है पूरी तरह से, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंटरनेट और डिजिटल सेवाओं से जोड़ना है, गरीब और मध्यम वर्ग को ज़्यादा मौका देना है, सरकारी सेवाएं आसान करनी है, उसे तेज बनाना है, मतलब हर आदमी डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल करे, ये इनका टारगेट रहेगा इन 10 सालों में, 2025 से 2035 तक। फिर उसके बाद जब DPI 3.0 जो इनका प्लान रहेगा वो 2035 से 2047 तक रहेगा। इसमें ये क्या करेंगे, मतलब क्या इनका फोकस है? तो उसमें इनका फोकस रहेगा देश को अमीर और मजबूत बनाना है। मतलब अभी 2025 से 35 तक के इनका टारगेट है लोगों पे ये फोकस कर रहे हैं कि भारत के हर आदमी को डिजिटल सिस्टम से जोड़ना है। फिर 2035 से 2047 तक इनका टारगेट रहेगा कि अब देश को अमीर बनाना है, देश को मजबूत बनाना है, जो भी नए आइडियाज होंगे, जो इनोवेशन होंगे, उनको बढ़ावा देना है, छोटे जो बिजनेसेस होंगे उनको दुनिया के बाजारों से जोड़ना है, ज्यादा रोजगार और ज्यादा कमाई के मौके देना है। मतलब भारत की कमाई और विकास तेजी से हो सके, ये उस पर फोकस रहेगा। तो पहले लोगों को डिजिटल बनाएंगे, फिर उसी डिजिटल ताकत से देश को अमीर बनाएंगे। ये नीति आयोग का प्लान है और उसी के लिए इन्होंने ये नया प्लान रोड मैप तैयार किया है। DPI@2047 इसको नाम दिया। इतना आप ध्यान रखना, किसने? नीति आयोग ने। जिसका लक्ष्य है 2047 तक भारत को $30 ट्रिलियन की बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना। ये तो मैंने आपको डिटेल में समझा दिया कि इसके अंदर है क्या, क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, मोटा मोटी ये याद रखना। नीति आयोग की बात कर ले। आपको पता है ये योजना आयोग के स्थान पर इसको लगाया गया था कब? 1 जनवरी 2015। फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, अभी नरेंद्र मोदी है। अच्छा, उपाध्यक्ष चेंज हो गए है ना, इसको अपडेट करेंगे। सुमन के बेरी की जगह अब कौन आ गए? अशोक लाहिड़ी जी आ गए। और सीईओ भी नहीं है, एडिशनल चार्ज इनको मिला था, निधि छिब्बर इनका नाम है। अब नीति आयोग से ही संबंधित कुछ प्रश्न आपको करवाते हैं, आ जाओ। नीति आयोग के महिला उद्यमिता चैप्टर में शामिल होने वाला पहला राज्य बना था तेलंगाना। नीति आयोग के दूसरे राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2026 में पहले स्थान पर उड़ीसा है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए समिति का गठन किया था? वीके पॉल। फ्रंटियर टेक हब, इसको भी लॉन्च किया नीति आयोग ने। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य बनाया गया था भी राजीव गौबा को। और नीति आयोग ने ट्रेड वॉच नाम से एक रिपोर्ट जारी की थी। और नीति आयोग के उत्तर पूर्वी क्षेत्र सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में कौन सा जिला टॉप पे रहा था? मिजोरम का हनथियाल। पहला इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स किसने जारी किया? नीति आयोग ने। वर्क फॉर विकसित भारत पोर्टल भी लॉन्च किया इन्होंने। नीति आयोग ने मिजोरम को भारत का जिंजर कैपिटल घोषित किया था। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने 4 अप्रैल 2026 को तेलंगाना में 2 नई पहल शुरू की थी। एक तो अटल टिंकरिंग लैब सारथी और मेंटोर इंडिया अकेडमी। ठीक है, तो ये सारी बातें नीति आयोग से ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन महिला चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही उत्तर होगा भारत करेगा। तो साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स चैंपियनशिप 2026 की हम बात कर, ये एक महिला फुटबॉल टूर्नामेंट है जिसमें दक्षिण एशिया की टीमें हिस्सा लेती हैं। कब होगा? 24 मई को शुरू होगा, 7 जून तक चलेगा। भारत में होगा। भारत में भी कहा? गोवा में। गोवा में जो पंडित जवाहरलाल नेहरू में, वहां पर। आपको बता दूं, भारत ने आखिरी बार इस चैंपियनशिप को होस्ट किया था 2016 में पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में हुआ, और जो लास्ट एडिशन 2024 में हुआ था वो नेपाल में हुआ था, और उसमें बांग्लादेश विजेता रहा था, नेपाल को रहा था। इस बार कितनी टीमें हिस्सा लेंगी? टोटल 6 टीमें हिस्सा लेंगी। उनको 2 ग्रुप में बांटा गया है, ग्रुप ए ग्रुप बी। बाकी इस बार पाकिस्तान नहीं हिस्सा ले रहा है। ठीक है, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन की बात कर रहे, स्थापित हुआ था ये 1997 में। मुख्यालय आपको मिलेगा ढाका, बांग्लादेश। फुटबॉल से संबंधित कुछ प्रश्न आपको कराऊंगा रिवाइज। पहले तो ये याद रखना, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप ये अगले साल होगा 2027 में, 10वां एडिशन होगा ब्राजील में। वहीं मेंस वर्ल्ड कप की बात करें, ये अभी 2026 में होगा, 23वां एडिशन है। 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। ठीक है, अब कुछ और प्रश्न देखो। हमने पढ़ा था बैलन डी और अवार्ड
अभी महिलाओं में दिया गया था एटना बोनमाटी को, स्पेन से है, बार्सिलोना क्लब के लिए खेलते। वहीं पुरुषों में दिया गया था उस्मान डेम्बले को, ये फ्रांस से हैं, पेरिस सेंट जर्मन के लिए खेलते। और इसी से एक और प्रश्न आपको याद हो जाएगा, अभी फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 चुना गया था इन्हीं को, उस्मान डेम्बले, और वुमेन्स प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया था एटना बोन को। ठीक है, एक ही पॉइंट से 2 क्वेश्चन याद हो जाए। लियोनेल मेसी की 70 फीट ऊंची अभी हमने लोहे की प्रतिमा बनाई थी कोलकाता में जब ये भारत आए थे। प्रोजेक्ट महादेवा महाराष्ट्र ने शुरू किया, उद्देश्य है ग्रामीण और आदिवासियों से युवा फुटबॉल प्रतिभाओं को खोजना। दूसरा फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 कतर में हुआ था, पेरिस सेंट जर्मन ने जीता, फ्लेमिंगो को हराया था। और डॉक्टर बीसी रॉय ट्रॉफी 2025-26 जिसे जूनियर बॉयज नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप भी कहते हैं, पंजाब में हुआ था, मणिपुर ने जीता, पश्चिम बंगाल को हराया। भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच खालिद जमील बने। 10वां कोपा अमेरिका फेमिनिना महिलाओं का कोपा अमेरिका हुआ था अभी इक्वेडोर में, ब्राजील ने जीता, कोलंबिया को हराया। भारत की पहली फीफा टैलेंट अकेडमी शुरू हुई हैदराबाद में, हैदराबाद के गाचीबोवली स्टेडियम में। पीएफए प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड 3 बार जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने, मसला मिश्र से हैं। डूरंड कप 2025 हुआ था, अभी 134वां संस्करण हुआ था, जीत लिया नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने डायमंड हार्बर फुटबॉल क्लब को हरा। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, अभी हाल ही में एशिया की पहली यूनेस्को चेयर ये किस विश्वविद्यालय ने शुरू की? तो इसका सही उत्तर होगा सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने। तो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी ने अभी यूनेस्को के साथ मिलकर के एशिया की पहली यूनेस्को चेयर शुरू की है, जो लैंगिक समावेशन यानी कि जेंडर इंक्लूजन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करे। क्या मतलब हो गया इसका? मतलब ही समझ में नहीं आया तो यूं समझो, ये एक तरह का खास प्रोग्राम इन्होंने शुरू किया है जिसका मकसद है लड़कियों और महिलाओं को नई तकनीकों में आगे बढ़ाना, उन्हें अच्छे स्किल्स सिखा करके नौकरी के मौके देना, और पुरुषों और महिलाओं के बीच काम के मौके में फर्क कम करना, मतलब दोनों को बराबर काम मिलना चाहिए, इस तरह से। और अभी इस पहल का, इस प्रोग्राम का उद्घाटन किया हमारे जो कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री है जयंत चौधरी ने। तो यूनेस्को चेयर क्या है मैंने आपको इसे समझाया, एक तरह का खास प्रोग्राम है। इसमें रिसर्च यानी कि शोध किया जाएगा, रिसर्च किया जाएगा, नई जानकारी शेयर की जाती है, अलग अलग देशों के साथ मिलकर के काम किया जाता है। तो ये पहल महिलाओं को टेक्नोलॉजी और भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार करने का एक बड़ा कदम है। इससे भारत में महिलाओं को ज़्यादा मौके मिलेंगे और जेंडर गैप कम होगा, मतलब पुरुष और महिलाओं में समानता आएगी, खासकर नौकरी को लेकर के। अभी इस यूनिवर्सिटी ने इसको यूनेस्को के साथ मिलकर के शुरू किया। इस यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, यूनेस्को भी हम चर्चा करेंगे। तो ये जो सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी है, ये स्थापित अभी 2017 में हुई थी और ऐसे बड़े बड़े काम कर रही है अभी से ही। कहाँ पर है ये? पुणे महाराष्ट्र में है। इसके चांसलर कौन है? SB मुजुमदार। बाकी यूनेस्को के साथ मिलकर के इन्होंने ये कारनामा कर रहे हैं। तो यूनेस्को मतलब यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, स्थापित हुआ था 1945 में, मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, डायरेक्टर जनरल है खालिद एल एनानी, इजिप्ट से हैं, याद रखना, ये भी नए बने थे। ठीक है, बाकी भैया ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगे तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करना। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी देखो, डेली इनकी PDF आपको मिल जाती है प्रैक्टिस के लिए, जो मॉक टेस्ट है, क्विज है, वो भी आपको मिल जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कहाँ पर? अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का भी आपको क्विक रिवीजन करवा देते हैं और सेशन एंड करते हैं।